द डेयरडेविल बोर्न अगेन के एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं मैथ्यू मर्डॉक को, जो कि जेल में हेक्टर से मिलने गया होता है। तो मैट यहाँ पे हेक्टर का हालचाल जानने के लिए आया होता है। तभी हेक्टर मैट को बताता है कि पोर्टो रिको में उसके घर के पास एक बहुत ही सुंदर बीच है, जिस पर मैट हेक्टर से वादा करता है कि तुम ये बीच एक बार फिर से जरूर देखोगे और तुम उस वक्त अपनी फैमिली के साथ होगे, यहाँ पे जेल में नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिश के गैंग में बहुत ही ज्यादा अनबन चल रही होती है, जिस वजह से फिश के एक गैंग की ट्रक जब बाहर जा रही होती है, तब उस वक्त दूसरे गैंग के कुछ आदमी उस ट्रक को रुकवाकर उनसे हफ्ता वसूल करते हैं, जिस पर सामने वाला आदमी ट्रक में बैठे उन दोनों लोगों से उनका वॉलेट भी मांग लेता है। जिस पर एक बंदा अपना वॉलेट तो दे देता है, मगर दूसरा वाला उसे धमकी देता है। इससे गुस्सा होकर उन दोनों को वहीं पे मार दिया जाता है। इधर विल्सन और वनेसा नाश्ते पे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि कुछ पेंटिंग्स नीलाम होने वाली है, और यहाँ पे वनेसा चाहती है कि उन पेंटिंग्स को खरीद के $200 मिलियन ब्लैक से व्हाइट कर लेना चाहिए। जिस पर विल्सन फिश कहता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और ये बात वनेसा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। तभी सीला रेड होप पोर्ट पे हुए उस ट्रक वाले इंसिडेंट्स के बारे में फिश को बताती है, और वो अपना कंसर्न रेज करती है कि इस तरीके से तो पोर्ट किसी का भी भरोसा नहीं जीत पाएगा। जिस पर विल्सन चीफ गैलो को फोन करके उसकी ड्यूटी याद दिलाने की बात करता है। यहाँ पे वनेसा कहती है कि गैंग बेकाबू हो चुकी है, क्योंकि उन पर किसी का हाथ नजर नहीं आ रहा, ना ही विल्सन का और ना ही वनेसा का। जिस पर विल्सन कहता है कि वो चूहे हैं, इन्हें एक दूसरे से लड़के ही खत्म हो जाने दो। जिस पर विल्सन आगे कहता है कि इस लड़ाई झगड़े और खून खराबे से उसका अब कोई वास्ता नहीं है, मगर उसके हाथ पे हम चोट के निशान अच्छे से देख सकते हैं, और ये निशान तभी आ सकते हैं जब इसने किसी को पूरी तरीके से पीटा हो। दूसरी ओर मैट जब कोर्ट के वॉशरूम में होता है, तब ऑफिसर पॉल भी वहाँ पे आते हैं, जो कि मैट को चैलेंज देने वाले टोन में कहते हैं कि कोर्ट को अगर जब पता चलेगा कि तुमने ऑफिसर्स के इन्वेस्टिगेशन में दखल दी है, तब वो तुम्हें इस केस से निकाल फेंकेंगे। जिस पर मैट भी उसे तगड़ा जवाब देता है कि वो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था, तुम असल में उस गवाह को डराना चाहते थे, और अगर वो बात नहीं मानता तो तुम शायद मार भी देते। इधर हम चेरी को देखते हैं, जो कि निकी का हाल चाल जानने के लिए गया होता है। यहाँ पर चेरी कुछ ड्रग्स भी निकी के लिए लेके गया होता है, ताकि वो इसे लेके अपने माइंड को शांत करके कोर्ट में गवाही दे सके। और इधर कोर्ट में हेक्टर की केस की सुनवाई स्टार्ट होती है, जहाँ पे हॉजबर्ग ऑफिसर पॉल से क्वेश्चन कर रहा होता है। तो ऑफिसर पॉल बता रहा होता है कि वो 15 साल से NYPD में काम कर रहा है, जिसमें उसे 3 बार मेडल्स मिल चुके थे। तो ऑफिसर पॉल यहाँ पे एक के बाद एक कई झूठ बोले जा रहा था। वो आगे कहता है कि न्यू ईयर के शाम जब वो गश्त लगा रहे थे, तब हेक्टर अयाला कहीं से आता है, जिसकी आंखें काफी ज्यादा लाल थी। उसने सीधे आके इन पर अटैक करना शुरू कर दिया। तो ये सब बातें सुन के मैट रियलाइज करता है कि हेक्टर की दिल की धड़कन काफी तेज हो चुकी है, जिस वजह से वो हेक्टर से कहता है कि तुम इसकी बातों पे ध्यान मत दो। तो ऑफिसर पॉल यहाँ पे कहता है कि हेक्टर ने जानबूझ के ऑफिसर कैल को खींच के ट्रेन के सामने उसे फेंक दिया। जिसके बाद मैट ऑफिसर पॉल पे अपना क्वेश्चन दागना शुरू करता है कि आप कह रहे हैं कि आप दोनों ऑफिसर्स के अलावा उस स्टेशन पे कोई नहीं था। तो यहाँ पर मैट काफी ज्यादा घुमा फिरा कर ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तभी मैट कहता है कि ऑफिसर पॉल ऑफिसर कैल के साथ अपनी ही खबरी को पीट रहे थे। तब जज मैट से कहता है कि आप जो भी बोल रहे हैं, इसके लिए आपको सबूत पेश करना होगा। जिसके बाद मैट सीधे ऑफिसर से पूछता है कि क्या आप निकी टोरेस नाम के किसी बंदे को जानते हैं। ऑफिसर इस बात को सीधे नकार देता है। तब मैट कहता है कि निकी टोरेस NYPD के लिए एक खबरी के तौर पे काम करता है, और स्पेशली ऑफिसर पॉवेल और ऑफिसर कैल के लिए। तो क्या आपने और ऑफिसर कैल ने ही न्यू ईयर के दिन निकी टोरेस को उस स्टेशन पे मिलने के लिए बुलाया था। जिस पर ऑफिसर पॉवेल एक बार फिर से झूठ बोलता है। वो कहता है कि वो किसी भी निकी टोरेस नाम के बंदे को नहीं जानता। तो इसके बाद मैट अपना क्वेश्चन आंसर जैसे ही खत्म करके अपनी जगह पे बैठता है, वो नोटिस करता है कि ऑफिसर्स के बीच में से कोई ऑफिसर चुपके से कह रहा होता है कि निकी टोरेस को किसी भी तरीके से कोर्ट पहुंचने ना दिया जाए, और उस ऑफिसर के गर्दन पे हम उस स्कल वाला टैटू एक बार फिर से देख सकते हैं। इधर डिटेक्टिव फॉरेस्ट चेरी से कह रहा होता है कि इसे ले जाने में कोई खतरा तो नहीं। जिस पर चेरी कहता है कि हमारे सामने कोई भी खतरा नहीं। जिसके बाद वो तीनों गाड़ी में बैठकर कोर्ट में पेश होने के लिए निकल जाते हैं। इधर कोर्ट में सेकंड सेशन की हियरिंग स्टार्ट होने वाली होती है। इससे बीच क्रिस्टीन काफी ज्यादा टेंशन में होती है कि वो गवाह आखिर टाइम पे आ भी पाएगा या नहीं। वहीं दूसरी तरफ मैट काफी ज्यादा चिल दिखाई दे रहा होता है। वो क्रिस्टीन से कहता है कि तुम्हें बार बार दूर की तरफ देखने की जरूरत नहीं, वो टाइम पे आ जाएगा। इधर चेरी नोटिस करता है कि उनकी गाड़ी का कोई पीछा कर रहा है। वो गाड़ी भगाकर उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर एक रास्ते पे जैसे ही वो आगे मुड़ता है, उसके सामने ऑफिसर पॉवेल खड़ा होता है। तो ऑफिसर चेरी को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहता है, और जब वो गाड़ी की चेकिंग करता है, तब उसे गाड़ी में कुछ भी नहीं मिलता।
ऑफिसर को चकमा देके डिटेक्टिव फॉरेस्ट और निकी दूसरी गाड़ी से कोर्ट पहुंच चुके थे। इधर कोर्ट की हियरिंग स्टार्ट हो चुकी थी, जिस वजह से जज ने मैट से गवाह को बुलाने के लिए कहा। लकीली निकी वहाँ पे टाइम से पहुंच जाता है, जिसके बाद वो अपना स्टेटमेंट देना शुरू करता है। तो निकी कोर्ट में सबसे कहता है कि उसका नाम निकी टॉरेस है और वो वॉशिंगटन हाइट्स में रहता है। निकी आगे ये भी कहता है कि उसके घर से वो सबवे स्टेशन मात्र 4 ब्लॉक दूर है। तो मैट निकी से क्वेश्चन करना स्टार्ट करता है, जिसमें वो सबसे पहला क्वेश्चन करता है कि आपके कुछ वक्त काफी मुश्किल गए थे और ऐसा क्यों, जिस पर निकी बताता है कि वो ड्रग्स के केस में गिरफ्तार हुआ था और यही रीजन होता है कि वो पुलिस वालों का खबरी बन गया, जिस वजह से पुलिस ने उस पर से चार्ज हटा दिए। तभी मैट निकी से पूछता है कि क्या आप उस रात ऑफिसर पॉवेल और कैल से इसी सिलसिले में मिलने गए थे। और इससे पहले कि वो मैट के सवालों का जवाब दे पाता, वो अपने सामने बैठे बहुत सारे पुलिस वालों को देख के काफी ज्यादा घबरा कर अपने बयान से पलट जाता है। वो कहता है कि वो उस रात अपने घर में था। ये सब सुन के मैट का दिमाग खराब हो जाता है और वो निकी को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता है, जिस पर जज उसे चुपचाप बैठने के लिए कहता है। इसके बाद कोर्ट की हियरिंग डिसमिस कर दी जाती है और इधर हमें दिखाया जाता है कि विल्सन फिस्क ने अपने एक आदमी को उस गैंग से मिलने के लिए भेजा है, जिसने उस दिन बोर्ड पर वो ट्रक लूटा था। इधर वो गैंग मेंबर्स उस आदमी से कहते हैं कि विल्सन फिस्क इस मीटिंग के लिए 30 मिनट लेट है। सामने से रिप्लाई आता है कि विल्सन फिस्क ऐसे छोटे मोटे मीटिंग्स के लिए नहीं आने वाले। इसके साथ ही वो आगे कहता है कि पोर्ट पर हो रहे ये गैंग वॉर्स, गोलीबारी और खून खराबा जल्द ही इन्हें बंद करना होगा, वरना इनका अंजाम काफी बुरा होगा। जिस पर सामने खड़ा आदमी कहता है कि वो चमचों की बात नहीं मानता, जिसे सुनने के बाद विल्सन फिस्क का आदमी उसे इग्नोर करता है और वो लूका से कहता है कि तुम्हारे कारण हुए विक्टर को नुकसान के बदले तुम्हें विक्टर को $1,80,000 देने पड़ेंगे और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना। जिसे सुनने के बाद लूका उन्हीं दोनों से लड़ने लग जाता है और विल्सन फिस्क का आदमी जैसे ही वहाँ से जा रहा होता है, तब लूका उससे चिल्ला के कहता है कि वो मेयर के कुत्तों की बात नहीं सुनता और वो विक्टर को 1 फुट एक कौड़ भी नहीं देगा। जिस पर वो आदमी रिप्लाई करता है कि वो मेयर का आदमी नहीं बल्कि बॉस का आदमी है। बात करें अगर लॉ फर्म की, तो लॉ फर्म में बैठे क्रिस्टीन, चेरी और मैट इसी बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिरकार निकी ने अपना बयान क्यों बदला होगा। जिस पर चेरी कहता है कि जरूर पुलिस वालों ने उसके फैमिली को धमकी दी होगी, लेकिन क्रिस्टीन कहती है कि हो सकता है कि वो हमें शुरू से ही धोखा दे रहा हो। तब मैट कहता है कि अब सब कुछ ज्यूरी के डिसीजन पे निर्भर करता है और इसके अलावा हम इस केस के लिए और कुछ भी नहीं कर सकते। इधर वनेसा और विल्सन दोनों ग्लेन के काउंसलिंग के लिए आए हुए होते हैं, जहाँ पे वनेसा विल्सन से कह रही होती है उसी ने ही बक को लूका के पास भेजा था ताकि लूका से वो विक्टर को $1,80,000 दिलवा सके, जिससे ये मैटर यहीं क्लोज हो सके। जिस पर विल्सन कहता है कि ऐसे कदम बिल्कुल मत उठाओ जिससे मेरा भरोसा तुम पर से हमेशा के लिए उठ जाए। तो सीधे तौर पे यहाँ पे वनेसा सब कुछ तबाह होते नहीं देख सकती थी। देखते ही देखते उन दोनों के बीच एक बहस जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि तुम मुझे एडम के लिए सजा दे रहे हो। जिस पर विल्सन भी चिल्ला के रिप्लाई दे रहा होता है। तभी वहाँ पे ग्लेन अपनी काउंसलिंग के लिए पहुंच जाती है। इसके दूसरे दिन कोर्ट की हियरिंग वापस से स्टार्ट होती है, जहाँ पे हेक्टर मैट के सवालों का जवाब दे रहा होता है। तब वो कहता है कि न्यू ईयर के दिन उसने कुछ फूल खरीदे और वो उस फूल को अपने नए खरीदे हुए अपार्टमेंट में रखने के लिए जा रहा था, क्योंकि अगले दिन उसने अपने वाइफ को वहाँ पे ले जाने का प्लान किया था। जिसके बाद हेक्टर उस स्टेशन पे हुए सारी घटनाओं को एक एक करके बताता है और साथ ही ये भी कहता है कि ऑफिसर कैल की मौत एक एक्सीडेंट थी। तभी मैट कहता है कि आपने दूसरों को बचाने के चक्कर में पहले भी बहुत सारे खतरे उठाए हैं। जिसे सुन के हेक्टर को पहले तो कुछ समझ नहीं आता और जब तक हेक्टर को व्हाइट टाइगर वाली बात समझ आती, इससे पहले ही मैट ने सबके सामने ये रिवील कर दिया कि हेक्टर अयाला ही असली व्हाइट टाइगर है। जिसके बाद जज ने लॉयर हॉजबर्ग और मैट को अपने चेम्बर में बुलाया। जिसके बाद जज मैट पे काफी भड़कते हैं और उनसे कहते हैं कि सब कुछ जानते हुए भी तुमने इस कोर्ट को काफी गुमराह किया है। तो इस पर मैट का कहना होता है कि वो व्हाइट टाइगर बन के जो भी करता है वही हेक्टर के किरदार को सही साबित करता है। तो इसके बाद अब हेक्टर अयाला की लाइफ किस तरफ जाएगी ये अब ज्यूरी के डिसीजन पे डिपेंड करता है। तो इसके बाद मैट एक बार फिर से हेक्टर से मिलने जाता है, जहाँ पे हेक्टर उससे कहता है कि ये चीज रिवील करने से पहले एक बार उससे बात करनी चाहिए थी। जिस पर मैट कहता है कि मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हें किसी भी तरीके से इस जेल से बाहर निकाल के रहूंगा। मैट आगे कहता है कि तुम्हारे व्हाइट टाइगर बनने के दिन खत्म हो चुके हैं और तुम जैसे ही यहाँ से बाहर निकलोगे तुम्हें अपना ये व्हाइट टाइगर वाला काम छोड़ना होगा। जिस पर हेक्टर कहता है कि असल में उसने नहीं चुना था कि व्हाइट टाइगर उसे बनना चाहिए, बल्कि व्हाइट टाइगर ने ही चुना है उसे लोगों की मदद करने के लिए। तब मैट कहता है कि वो उसकी बातों को समझ रहा है, लेकिन उसे कुछ ऐसा तरीका ढूंढना होगा लोगों की मदद करने के लिए जिसमें मास्क की जरूरत ना पड़े। तो इसके नेक्स्ट डे कोर्ट की फाइनल हियरिंग शुरू होती है, जहाँ पे बहुत सारे विटनेसेस जिन्हें हेक्टर ने बचाया होता है वो अपना स्टेटमेंट दे रहे होते हैं और उनमें से बहुत सारे तो पुलिस वाले होते हैं। जिसके बाद मैट के स्टेटमेंट को काउंटर करते हुए लॉयर हॉजबर्ग भी काउंटर आर्गुमेंट रखता है
तो इसके बाद अब सब जूरी के फैसले का इंतजार कर रहे होते हैं, जिसके बाद जूरी हेक्टर अयाला को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री मर्डर के लिए नॉट गिल्टी का फैसला सुनाती है, जिससे पैट, हेक्टर और क्रिस्टी काफी ज्यादा खुश होते हैं। इधर अपने ऑफिस में बैठा विल्सन इस न्यूज को टीवी पे देख रहा होता है। तभी वो डैनियल से बीबी यूरिक को बुलाने के लिए कहता है, जिसे वो इस केस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सके। तो इधर केस जीतने के बाद मैथ्यू मर्डॉक और ग्लेन एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी मैट बताता है कि जब वो अपने लॉ के करियर के शुरुआती स्टेज में था, तब उसने पॉगे के साथ मिलकर एक ड्रिंक पाई की थी और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो उस ड्रिंक को तब पियेंगे जब वो अपना पहला केस जीत जाएंगे। तो एक इमोशनल कन्वर्सेशन के बाद वो दोनों अपना अपना ड्रिंक लेते हैं। इधर विल्सन फिश अपना स्टेटमेंट बीबी यूरी को दे रहा होता है, जिस पर वो कहता है कि हेक्टर का ये केस कोर्ट और जूरी की स्टुपिडिटी को दिखाता है, जिस वजह से वो किलर व्हाइट टाइगर अब न्यूयॉर्क की सड़कों पे और भी खुले तरीके से घूमेगा और इस चीज का न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के होनहार ऑफिसर शिकार होते रहेंगे और ये विजिलेंटी कानून और समाज को किसी दीमक की तरह अंदर से पूरा खोखला कर देते हैं। चेहरे को नकाब के पीछे छुपाने वाला इंसान कभी भी हीरो नहीं हो सकता। विल्सन फिश आगे कहता है कि उसने एक वादा किया था और हेक्टर अयाला की इस रिहाई ने विल्सन फिश को उसका वादा याद दिला दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। जिसके बाद हमें हेक्टर अयाला को दिखाया जाता है, जो कि एक बार फिर से व्हाइट टाइगर का गेटअप लेके न्यूयॉर्क की सड़कों पे लोगों की मदद करने के लिए निकल गया होता है और वो कुछ लोगों की चीख सुन के उनकी मदद के लिए जा रहा होता है कि इतने में रास्ते में खड़ा एक आदमी हेक्टर अयाला को सिर पे गोली मार देता है, जिससे वहीं पे हेक्टर अयाला की मौत हो जाती है। डेयरडेविल बॉर्न अगेन देखने वाले व्यूअर्स को ऐसा लग रहा होगा कि व्हाइट टाइगर का केस यहीं पे क्लोज हो गया, मगर मैं आपको बता दूं कि कॉमिक बुक में भी हेक्टर अयाला इसी सिमिलर तरीके से मारा जाता है। तो हेक्टर के मरने के बाद व्हाइट टाइगर का टाइटल उसकी नीज रहती है और हेक्टर के नीज को हमने कोर्ट रूम में देख ही रखा है। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मार्वल व्हाइट टाइगर के कैरेक्टर को आगे किस तरीके से कंटिन्यू करता है। तो बस ये था डेयरडेविल बॉर्न अगेन का एपिसोड 3। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल द सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस और भी बना के रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं निखिल यादव एंड साइनिंग ऑफ।